दोस्तों आज हम आप सभी को बताने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। दोस्तों प्रेजेंट टेंस का जो पहला हमारा पार्ट होता है, प्रेजेंट टेंस हम जानते हैं कि वर्तमान काल को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, यानी कि जो समय चल रहा होता है फिलहाल में उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ओके, अब दोस्तों प्रेजेंट टेंस का जो हमने भेद बताया था, जो काइंड्स बताए थे हमने, प्रेजेंट टेंस जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, ये 4 प्रकार के प्रेजेंट टेंस होते हैं। तो इसमें से जो पहला हमारा टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में दोस्तों हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, इसके बारे में जानेंगे और इसके बाद से इसका सेंटेंस जो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस और ये चारों जितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं इन सभी को क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो दोस्तों एग्जाम्पल के साथ साथ आपको समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। यदि आपको नहीं पता है तो बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे और यदि आप पता है तो आपका बहुत ही अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हमारा हेडिंग है, पहला हेडिंग हमने लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा है पहला हेडिंग पहचान कैसे करें। दोस्तों किसकी पहचान करें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि कोई भी वाक्य हमने बोल दिया, जैसे कि हमने कोई भी वाक्य बोला और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर नहीं बोला तो कैसे जानेंगे कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं है, या फिर कोई वाक्य बोला गया जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो कैसे पहचानेंगे कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो दोस्तों इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी आप रूल लागू करके उसको बना पाएंगे। ठीक है, टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमको उसको पहचानना शुद्ध आना चाहिए, सही सही पहचानने आना चाहिए। ठीक है, सही सही पहचानने आ जाएगा तभी आप अपने नियम का यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहला स्टेप हमारा स्टेप वाइज पहचान कैसे करें, स्टेप वाइज मैंने लिखा है। दोस्तों ऐसा किसी भी यूट्यूब के चैनल पे, किसी के भी चैनल पे ऐसे समझाएगा नहीं कोई। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं हम। तो दोस्तों सबसे पहले स्टेप वाइज इसको करते हैं, तो स्टेप 1 और स्टेप 2 में इसकी पहचान को हम विभक्त किए हैं। ठीक है, दोनों स्टेप अगर आप समझ लेते हैं तो इसको पहचानने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो दोस्तों पहला स्टेप है हमारा, सर्वप्रथम देखें कि वाक्य के अंतिम में है, हूँ, हो या है जैसे शब्द है अथवा नहीं है। तो दोस्तों क्या करना है आपको, सिंपली क्या करना है, कोई भी वाक्य कोई पूछता है कि जैसे कि कोई वाक्य पूछता है कि मैं घर जा रहा हूँ या मैं घर जाता हूँ। ठीक है, कोई वाक्य पूछा गया, कोई पूछा, ठीक है, तो उसके सबसे अंत में देखना है कि उसके अंत में है, हूँ, हो या है कि नहीं है। इससे क्या होगा दोस्तों, है, हूँ, हो या है रहेगा जिस वाक्य के अंत में, तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, और इंडेफिनिट का रहेगा तो इंडेफिनिट कैसे पहचानते हैं उसको भी अभी बताते हैं। ठीक है, वो स्टेप सेकेंड में जानने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में हमें यही समझना है कि किसी भी वाक्य के अंत में ये देखना है कि है, हूँ, हो या है कि नहीं है। यदि है, हूँ, हो, है तभी आप उसको समझ जाइएगा कि प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन होता है दोस्तों? देखिए प्रेजेंट टेंस तो वहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों स्टेप 2 में हमें क्या करना है, तत्पश्चात प्रेजेंट टेंस की उस वाक्य में। ठीक है, अब तो अगर है, हूँ, हो है तो अब उसे हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस। ठीक है, कह सकते हैं ना प्रेजेंट टेंस है। तो अब प्रेजेंट टेंस की उस वाक्य में क्रिया को देखें, क्रिया को देखना है दोस्तों। क्रिया क्या होती है? खाना, पीना, रहना, हंसना, यानी कि एक ट्रिक के माध्यम से अगर इसको याद करें तो जिसके अंत में ना होता है, जिससे वाक्य के यानी जिस शब्द के अंत में ना होता है, ना जुड़ा रहता है। अब ये नहीं कि कोई और भी ना होता है, कोई जैसे वाक्य अपवाद में आ जाते हैं तो उन वाक्यों को नहीं याद करना है। जैसे खाना, पीना, रहना, जिससे कार्य करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया देखें, सबसे पहले क्रिया देखें। यदि क्रिया में अंतिम अक्षर यानी क्रिया के अंतिम अक्षर जैसे खाना, रहना, पीना है, ता, ते, ती आता है, यानी कि अंतिम अक्षर में क्या आता है, ता, ते, ती आता है, तो वह टेंस जो होता है, जो प्रेजेंट टेंस होता है, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाने लगता है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन कहलाता है दोस्तों? जिस वाक्य के क्रिया में ता, ते, ती आता है। ठीक है ना, क्रिया में ता, ते, ती, यानी प्रेजेंट टेंस के वाक्य में अगर क्रिया के अंत में ता, ते, ती आ जाता है तो क्या हो जाएगा, यानी खाना, रहना, पीना, हंसना होता है ना, तो हंसना की जगह पे क्या आ जाएगा, हंसता या हंसते या हंसती। ठीक है, इस प्रकार से अगर आ जाएगा तो वह जो प्रेजेंट टेंस होगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर डाउट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब दोस्तों आगे चलेंगे। दोस्तों आगे चलने से पहले आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आगे देख सकते हैं कि ट्रिक के माध्यम से मैंने उसकी पहचान के बारे में बात कर रहा था, तो ट्रिक के माध्यम से उस पहचान को कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों? देखिए क्रिया के अंत में लिखना है और उसके बाद ता है, ती है, ते है, ता हो। ठीक है ना, ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ऐसे शब्द अगर आते हैं क्रिया के अंत में तब हम समझ जाएंगे कि यह जो टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। ठीक है, और केवल है आते हैं, ता नहीं आता है तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कभी नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा हुआ है, 2 सेंटेंस लिखे हैं, देखते हैं इसमें कौन सही है कौन गलत है। देखिए दोस्तों पहला है हमारा, वह बाजार जाता है। ठीक है,
वह बाजार जाता है। यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं कि जो वह है यानी कि जाने का कार्य कौन कर रहा है, वह कर रहा है। बाजार जाने का कार्य कौन कर रहा है, वह कर रहा है। तो वह क्या है, करता है। बाजार क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कर्म है, यानी कि बाजार जाना, बाजार जाना ये कर्म है, और जाता है यानी कि जाना का क्रिया होगा, ठीक है। जाना से क्या बना है, जाता, ठीक है। लास्ट में क्या है, ता बन गया है, और है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इसमें है, हूँ, हो है कि नहीं। तो है इसमें, तो इससे हमें ये प्राप्त हो गया कि यह एक प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। और यदि क्रिया में ता, ते, ती लगाओ तो इससे समझ में आ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको हम आसानी से समझ लेंगे दोस्तों। इसमें ता है यानी कि लास्ट में क्या है, ता है, तो यह क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा, ठीक है। दूसरा है हमारा मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। दोस्तों इसमें आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैंने स्टेप फर्स्ट में बताया था आपको कि सर्वप्रथम हमें देखना है कि उस वाक्य के अंत में है, हूँ, हो है कि नहीं। तो वाक्य के अंत में क्या है, हूँ, हो है, इतना रूल फॉलो कर रहा है। दूसरा रूल हमें क्या कर, रूल दूसरा स्टेप बताया था मैंने कि प्रेजेंट टेंस का जो वाक्य होता है उसमें क्रिया को देखें, और क्रिया में के अंत में ये देखें कि उसके अंत में ता है आता है, ता आता है कि नहीं, ता, ते, ती आता है कि नहीं। तो दोस्तों इसमें क्रिया खेल है, खेलना, तो खेल रहा, रहा आ रहा है, हा आ रहा है, ठीक है। इसमें खेलता आना चाहिए था लेकिन रहा आ रहा है, तो यह क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस तो होगा क्योंकि इसमें है, हूँ है, ठीक है ना, है, हूँ, हो है, यह सब होगा तो प्रेजेंट टेंस तो होगा, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा, ठीक है। डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब दोस्तों आशा करता हूँ कि आप प्रेजेंट टेंस में और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अंतर समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब कर लेते हैं तो उसमें सेंटेंसेज आते हैं, ये हम आपको पहली वाली वीडियो में बता भी दिए थे, ठीक है। और कौन कौन से सेंटेंसेज होते हैं, वो सेंटेंसेज यूँ इस प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इतने सेंटेंसेज होते हैं, 4 सेंटेंसेस पढ़ने होते हैं। तो पहला सेंटेंसेज है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसको सकारात्मक वाक्य बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो सेंटेंस में हमारा पहला अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इन सभी को हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसे वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहे हैं, ऐसे वाक्य जिन वाक्यों को या वाक्य द्वारा प्रदर्शित अर्थ से साकार करने अथवा स्वीकार करने का बोध होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। समझने का प्रयास कीजिएगा यहाँ पे, ऐसे वाक्य जिन वाक्यों को या वाक्य द्वारा प्रदर्शित अर्थ, यानी कि वाक्य में से जो अर्थ निकल रहा है वह क्या प्रदर्शित करे, स्वीकार करना प्रदर्शित करे, यानी कि वो माना जाए कि वो उस बात को मान लिया गया है, उस वाक्य को माना गया है, एक प्रकार से ऐसा घटना, ऐसा कथन बोला जाए जिसको स्वीकार किया गया हो, तो वैसे वाक्यों को क्या कहेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे, यानी सकारात्मक वाक्य कहेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे जैसे मैं खेलता हूँ या मैंने मान लिया है कि मैं खेलता हूँ, ठीक है। वह पढ़ती है, या माना गया है कि वह पढ़ती है, ठीक है, या स्वीकार किया गया है इस घटना को, ठीक। इसी प्रकार से वह गाता है, यानी कि मान लिया गया है कि वह गाता है, या स्वीकार है, हमें स्वीकार है, सकारा गया है कि वह गाता है, ठीक है, इत्यादि। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर बात करें, अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों को बनाने के नियम के बारे में यदि हम बात करें तो दोस्तों ये है हमारा बेस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट यहाँ पे है दोस्तों जिससे हम अभी तक समझाने का प्रयास करते आ रहे हैं, वह मेन जड़ यही है, ठीक है। अगर आप इसे अच्छे से समझ लिए, तैयार कर लिए, तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के किसी भी वाक्य को बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों हमारा रूल ये कहता है, यानी कि जो नियम है, हमारा नियम ये कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को बनाओ, ठीक है। अगर वाक्य दिया हो जैसे कि मैं खेलता हूँ, वह पढ़ती है, वह गाता है, ऐसे ऐसे वाक्य बहुत सारे दिए हो, कोई भी वाक्य दिया गया हो, ठीक है, जिसे सकारा गया हो, तो इसमें हम किस रूल का प्रयोग करते हैं, इस रूल का प्रयोग करते हैं जो हमने लिखा हुआ है, ठीक है। पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्ता, यानी जो कार्य में कर रहा होता है, जिस कार्य को कर रहा होता है वही उसका कर्ता होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी बनाते हैं, यानी कर्ता की। उसके बाद वर्ब लिखते हैं। वर्ब मतलब होता है क्रिया, यानी कि जिससे कार्य का होना या करना का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। उस क्रिया की अंग्रेजी दूसरी बार बनाते हैं, दूसरे नंबर पे, ठीक है। और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का हम जानते हैं कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म तक होता है, ठीक है। तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, और इसमें अगर क्रिया एक वचन में हो, ठीक है, अगर क्रिया एक वचन में हो तो हमें यस अथवा यस लगाना है। अगर एक वचन में ना हो तो इसे छोड़ देना है, स्किप कर देना है। अगर बहुवचन में हो, अगर क्रिया नहीं, कर्ता, ठीक है, अगर कर्ता हमारा बहुवचन में हो तो यस अथवा यस को क्या करना है, हमें छोड़ देना है, नहीं लिखना है। अगर कर्ता जो है एक वचन में हो तब हमें यस अथवा यस को लगाना है, ठीक है। और उसके बाद से ऑब्जेक्ट यानी बची हुई जो भी चीज़ें होती हैं उसको लिख देना है, ठीक है। जैसे कि हमने नोट में लिखा है कि यस अथवा यस तभी लगाना है जब कर्ता
यानी सब्जेक्ट एक वचन हो, यानी सब्जेक्ट क्या हो, एक वचन हो, तभी हमें यस अथवा यस लगाना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब देखिए हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बना करके समझाएंगे कि कैसे हम इस रूल को फॉलो करेंगे किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, 2 वाक्य हमने लिखा हुआ है। ठीक है, 2 वाक्य मैंने लिखा है। पहला वाक्य हमारा, सोनाली एक पुस्तक पढ़ती है। दोस्तों थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपको समझने में कोई भी हैरानी नहीं होगी, हम यहाँ पे समझाने जा रहे हैं। ठीक है, सोनाली एक पुस्तक पढ़ती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सोनाली एक पुस्तक पढ़ती है। सबसे पहले हम कर्ता को देखेंगे कि यह एक वचन में है या बहुवचन में है। ठीक है, क्योंकि हमें कर्ता ही बनाना है सबसे पहले। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जो कर्ता है हमारा, कर्ता में सोनाली है, यानी कि कोई लड़की का नाम है, एक ही लड़की है, यानी कि वह एक वचन है। ठीक है, एक पुस्तक पढ़ती है यानी कि सोनाली है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे, तो सब्जेक्ट बना लेते हैं सोनाली। सोनाली, चूंकि सोनाली नाउन है तो इसका जो पहला लेटर होता है कैपिटल लेटर में होता है सोनाली। उसके बाद पढ़ती है, यानी कि क्रिया बनाना है, वर्ब बनाना है दोस्तों। क्रिया क्या है, पढ़ना, और पढ़ना में ती है जुड़ा है, यानी कि दोस्तों हम पहचानना तो पहले ही बता दिए कि है होना चाहिए तो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, और ताते ती होगा तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ठीक है, सोनाली। अब उसके बाद से पढ़ना का अंग्रेजी बनाया, तो पढ़ना रीड मने पढ़ना होता है। ठीक है, ये सबको पता होगा, स्पेलिंग तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, रीड। और इसमें दोस्तों हम कहे थे कि यस अथवा यस तभी लगाना है जब कर्ता एक वचन हो। कर्ता इसमें क्या दिख रहा है दोस्तों, एक वचन की बहुवचन, एक वचन, तो एक वचन हो तो यस अथवा यस लगाना है। अब देखिए दोस्तों, कहीं कहीं क्रिया में यस लगता है, कहीं कहीं क्रिया में यस लग जाता है, कहीं कहीं क्रिया में आई ई यस जोड़ना होता है। ठीक है, तो इस क्रिया में क्या करेंगे हम, यस अथवा यस में से क्या लगाएंगे, केवल यस लगाएंगे। ठीक है, सोनाली रीड्स, और एक बुक पढ़ती है, ए बुक, यानी कि ऑब्जेक्ट यही होगा। ठीक है, ए बुक। पुनः समझिएगा दोस्तों, सोनाली एक पुस्तक पढ़ती है। सबसे पहले हमने कर्ता की अंग्रेजी बनाया सोनाली, उसके बाद से क्रिया का अंग्रेजी बनाया, पढ़ना का अंग्रेजी रीड होता है, रीड में यस लगाया क्योंकि सोनाली एक वचन है। ठीक है, और क्या पढ़ती है, यानी कि ऑब्जेक्ट, ये पूरा जितना बचा हुआ है ऑब्जेक्ट है। यस अथवा यस लगाने के बाद से हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, एक पुस्तक, तो ए बुक, यानी कि एक किताब, यानी पुस्तक को अंग्रेजी में बुक ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, बच्चे स्कूल जाते हैं। अब इसमें देखेंगे जो करता है हमारा एक वचन में है, बहुवचन में बच्चे है, यानी बच्चा होता, केवल बच्चा होता तो एक बच्चे का बोध होता, एक बच्चा का बोध होता। ठीक है, बच्चे हैं तो बहुत सारे बच्चे इसमें हो सकते हैं, ग्रुप में है। ठीक है, तो ये क्या है, बहुवचन है, तो लिखेंगे दी चिल्ड्रेन, दी चिल्ड्रेन, दी चिल्ड्रेन। सबसे पहले हमने कर्ता बनाया। ठीक है, केवल बच्चे का अंग्रेजी बनाया। उसके बाद से हमें क्या बनाना है, क्रिया। क्रिया का अंग्रेजी क्या है दोस्तों, दी बच्चे, दी चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चे, सॉरी, स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो दी चिल्ड्रेन। अब स्कूल जाना क्या है, जाना, जाना, जाना से बना है जाते। ठीक है ना, है प्रेजेंट टेंस है, ताते ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दी चिल्ड्रेन गो, गो मतलब क्या होता है, जाना, यह क्रिया था तो क्रिया का अंग्रेजी हमने बना दिया। ठीक है, गो टू स्कूल, स्कूल। अब दोस्तों ये कहेंगे आपकी क्रिया में यहाँ पे तो आपने यस लगाया, यहाँ पे यस नहीं लगाया, यस अथवा यस नहीं लगाया, क्यों, ऐसा क्या रीज़न है दोस्तों। रीज़न हमारा यही है, हमने पहले ही बताया है कि यस अथवा यस तभी लगेगा जब कर्ता क्या होगा, एक वचन में होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जो कर्ता है हमारा बहुवचन में है। ठीक है, अब ये नहीं कि अब कहेंगे कि चिल्ड्रेन में यस लगाइए, चिल्ड्रेन तभी तो बहुवचन होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। चाइल्ड का बहुवचन होता है चिल्ड्रन। ठीक है, चाइल्ड माने बच्चा, एक बच्चा, और चिल्ड्रन माने बहुत सारे बच्चे। ठीक है, गो टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, आशा नहीं विश्वास है हमको। ठीक है, अब दोस्तों अब निगेटिव सेंटेंस को हम देखेंगे, जानेंगे, उसके बारे में समझेंगे। अब दोस्तों अगर बात करें निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य की, तो नकारात्मक वाक्य में हम समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे, इसमें हमने स्टेटमेंट लिखा है, ऐसे वाक्य जिन वाक्यों द्वारा किसी कथन को नकारने का बोध होता है, यानी किसी भी वाक्य को नकारने, यानी कोई भी वाक्य में अगर नकारा गया होता है। ठीक है, सीधा समझिए कि किसी वाक्य को यदि नकारा गया यानी कि नहीं का उसमें प्रयोग किया गया होता है, उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस वाले वो वाक्य होते हैं। ठीक है, आप समझ गए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें जैसे में कि वह गाता नहीं है, वह नहीं गाता ऐसे लिखना चाहिए था, लेकिन वह गाता नहीं है ऐसे लिख दिया मैंने। मैं नहीं हंसता हूँ। ठीक है, इस तरह के वाक्य आते हैं, और भी तरह के वाक्य हो सकते हैं। ठीक है, इसमें निगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे दोस्तों देखिए दोस्तों, सबसे जो मेन चीज़ है यही हम लोगों की है, और वही हम हर बार हाईलाइट करके बताते जा रहे हैं। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम। ठीक है, यही हमारा मेन रूल है, मेन मकसद हमारा यही है पढ़ने का।
और देखिए दोस्तों निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम किस रूल का प्रयोग करते हैं, किस रूल से हम किसी वाक्य को बनाते हैं, किस रूल से हम किसी निगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे, किस रूल का अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि इसमें सबसे पहले हमें किसका प्रयोग करना होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट का। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, सबसे पहले कर्ता को लिखना होता है यानी कार्य करने वाला। ठीक है, उसके बाद डू या डज लगाते हैं। अब डू या डज में कंफ्यूजन है कि डू कब लगता है, डज कब लगता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों, डू का प्रयोग तब होता है जब बहुवचन कर्ता होता है तब। ठीक है, बहुवचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग होता है, डू का प्रयोग होता है। एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग होता है, डज का प्रयोग होता है। दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए, अगर बहुवचन कर्ता रहेगा तब हम डू का प्रयोग कर देंगे, जैसे कि आई, वी, दे। ठीक है, इसके साथ हम किसका प्रयोग है, डू का। और डज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ, जैसे कि ही, सी, इट। ठीक है, ही मतलब वह, सी मतलब वह, इट मतलब इसे, वह इसमें। ठीक है, इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, डज का। और बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम नॉट लिखते हैं दोस्तों, उसके बाद वर्ब यानी कि क्रिया उसके बाद लिखते हैं। ठीक है, क्रिया का पहला फॉर्म लिखना है, दूसरा तीसरा फॉर्म नहीं लिखना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं यानी बचे हुए वाक्यों की अंग्रेजी लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि प्लूरल जब होगा तब हम डू का प्रयोग करेंगे, इसको आप ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूजन होकर के गलत कर देते हैं। और सिंगुलर होगा तो हमें डज का प्रयोग करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे दोस्तों। एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल के तौर पे हम बनाने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है हमारा, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ठीक है, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो करता क्या है, वे लोग क्या है, एक वचन है कि बहुवचन, बहुवचन। दे मतलब वे लोग बहुत सारे वे लोग हैं। ठीक है, तो दे क्या है, बहुवचन है। तो बहुवचन है तो बहुवचन के साथ हमें क्या लिखना है, डू लिखना है या डज लिखना है, डू लिखना है। ठीक है, डू का प्रयोग किसके साथ है, बहुवचन के साथ। तो ये बहुवचन है तो दे डू नॉट, डू लिखेंगे। उसके बाद से हमें किसका लिखना है, नॉट का लिखना है, नॉट लिख दिए। कर्ता लिखे दोस्तों सबसे पहले, उसके बाद डू या डज में से डू लिखा हमने। ठीक है, किसी एक को लगाना होता है, यदि एक वचन है तो डज का प्रयोग और बहुवचन है तो डू का प्रयोग। ठीक है, उसके बाद नॉट लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद से वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म क्या है दोस्तों, वर्ब है हमारा खेलना। ठीक है, खेलते, और खेलना का प्ले, डू नॉट प्ले। उसके बाद क्या, क्रिकेट। ठीक है, यही हमारा ऑब्जेक्ट है, डू नॉट प्ले, CRICKET। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हम बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा वाक्य जो है अंग्रेजी में अनुवाद हो गया। अब देखिए दूसरा हमारा वह स्कूल नहीं जाती है। दोस्तों इसको भी कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वह की अंग्रेजी यानी क्योंकि ये करता है, कर्ता की अंग्रेजी बनाएंगे, वह जाती है, लड़की है ना, तो लड़की के लिए हम सी लिखते हैं, सी। उसके बाद हमने बताया कि एक वचन अगर करता होगा तो उसके साथ हम डज लगाएंगे। ठीक है, और बहुवचन करता होगा तो उसके साथ हम डू लगाएंगे, तो सी डज नॉट, डज लगाएंगे। उसके बाद तुरंत नॉट लिख देना है, डज नॉट। और जाती है ना तो गो टू स्कूल, कहाँ जाती है, स्कूल, यानी कि यह एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो गो टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप किसी भी वाक्य को बनाएंगे तो कभी भी आपका वाक्य गलती नहीं होगा अंग्रेजी में बनाएंगे तो। ठीक है, और स्पीकिंग के मामले में भी इस तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करें तो यदि हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो तीसरा सेंटेंस होता है हमारा, जिसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इस वाक्य के बारे में जानने के लिए हम दोस्तों सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। स्टेटमेंट है हमारा ऐसे वाक्य जिन वाक्यों द्वारा प्रश्न पूछने की उत्पत्ति होती है। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है, जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्न पूछने का बोध होता है उन वाक्यों को क्या कहते हैं दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उन सभी वाक्य क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनसे हमें प्रश्न पूछने की क्षमता माने उपस्थित होती है, यानी उत्पत्ति होती है। ठीक है, सॉरी। टाइप 1 है हमारा दोस्तों, टाइप 1, इसमें 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 2 टाइप से प्रश्न पूछने की संभावना होती है। प्रश्न पूछा जा सकता है 2 तरह से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, 2 टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है, बिल्कुल 2 तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। कैसे, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टाइप 1 के बारे में हम बता दें दोस्तों, तो इसमें आता है कि क्या मैं गाता हूँ, यानी क्या सबसे पहले आता है और प्रश्न पूछने का बोध करता है। ठीक है, जैसे मैं गाता हूँ, क्या मैं गाता हूँ, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसके पहलू जो होते हैं, इसके मतलब जो होती है वो बदल जाती है। वह हंसती है, इसी में क्या वो हंसती है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, और इसमें प्रश्नवाचक वाक्य भी रहते हैं इत्यादि। ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे वाक्य बनाए जा सकते हैं जिसमें पहले क्या हो और वाक्य में प्रश्न पूछा गया हो। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड है हमारा, टाइप सेकेंड है कि वह क्या करता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। 2 तरीके से प्रश्न पूछते हैं लोग, पहला कि क्या वह सच में गाता है,
वह क्यों गाता है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो इसी तरह से दूसरा हमारा जो रूल कहता है वह क्या करता है, यानी कि कब, क्यों, कैसे, इसमें कुछ भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड क्यू डब्ल्यू फैमिली आप जानते ही होंगे, छोटे छोटे क्लासों में ही पढ़े होंगे कि जो वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, ये सब चीज़ें पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बीच में आ सकती हैं। ठीक है, मैं क्यों पढ़ता हूँ इत्यादि सारे बहुत सेंटेंस बन सकते हैं बीच में आकर के, इसमें प्रश्न पूछा जाता है और इसमें शुरुआत में ही प्रश्न पूछा जाता है। दो तरह के प्रश्न पूछने का बोध होता है इसमें। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या क्या होगा। तो क्या नियम में हमें दोनों टाइप के रूल पढ़ने होंगे? हाँ जी हाँ, दोनों टाइप के रूल पढ़ने होंगे आपको। पहला रूल है हमारा टाइप 1 का रूल। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम में टाइप 1 का रूल के बारे में हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, टाइप 1 का रूल हमें कहता है कि सबसे पहले डू या डज लिख दो। ठीक है, अगर आगे क्या आया है तो सबसे पहले तुम अंत वाला जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लिख दो, डू या डज। ठीक है, डू या डज हमने लिख दिया। उसके बाद से कहता है कि सब्जेक्ट, ठीक है, कर्ता लिखना है। उसके बाद से कर्ता एक वचन में होगा तो अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, डज लिखना है। कर्ता अगर बहुवचन में होगा तो हमें यहाँ वाला डू का प्रयोग करना है। ठीक है, अब सोचना है पहले कर्ता के बारे में। ठीक है, पहले कर्ता सोचेंगे तभी तो हम यहाँ डू या डज लगाएंगे, नहीं तो पहले डू या डज आंख मूंद करके लगा देंगे तो बाद में कर्ता अगर बहुवचन में होगा, अगर हमने डू लगाया तो डज लगाया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको बहुत ही सावधानी पूर्वक सबसे पहले कर्ता को देखना है, उसके बाद डू या डज को लगाना है। उसके बाद से हमें क्या करना है, वर्ब, वर्ब उस कर्ता लिखने के बाद से हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। उसके बाद से बचा हुआ जितना भी ऑब्जेक्ट होगा, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में जितना भी बचा होगा उसके लिखना है। उसके बाद से हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना एकदम अनिवार्य होता है। ठीक है, एकदम बिल्कुल ही लगाना होता है। ठीक है, लगाना बहुत जरूरी होता है, नहीं लगाने पर मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें दोस्तों, इसके एग्जाम्पल को भी हम सॉल्व कराने वाले हैं। 2 एग्जाम्पल लिए मैंने। अब आप कहेंगे कि दोस्तों टाइप सेकंड छोड़ दिया आपने, टाइप सेकंड हमने छोड़ा नहीं है। ठीक है, टाइप फर्स्ट समझने के बाद से हम टाइप 2 के रूल को बताएंगे, उसके बाद से इसके एग्जाम्पल को भी कराएंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब देखिए टाइप 1 के अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें, इसके रूल हमने जान लिया। ठीक है, टाइप 1 का एग्जाम्पल है हमारा, क्या वह आम खाता है। ठीक है, क्या वह आम, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या वह आम खाता है, जो प्रायः लोग पूछते रहते हैं, बोलते रहते हैं। इसका अंग्रेजी जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बेस बहुत तगड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको समझते रहिए, क्या वह आम खाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हम देखना है कर्ता एक वचन है कि बहुवचन। ठीक है, कर्ता पे ध्यान देना है हमको। कर्ता क्या है, वह है, तो वह क्या है, एक वचन है। ठीक है, एक वचन के साथ क्या लगाना है, डू या डज, डज, डज लगाना है दोस्तों, पहले ही हमने बता दिया है, डज लगाना है, डज। उसके बाद से हमें कर्ता का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट, डज ही। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब खाना है तो ईट, डज ही ईट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो, आम है, या मे एन क्या दोस्तों अब यहीं पे छोड़ देंगे, हो गया हमारा काम? नहीं, अभी नहीं हुआ, हमें प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक का चिन्ह जो है देना है। ठीक है, जिससे हमें प्रश्नवाचक प्रश्न पूछने का बोध प्रकट नजर आएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है इसमें का, एग्जाम्पल नंबर 2 है, क्या मैं नृत्य करता हूँ, क्या मैं नृत्य करता हूँ। सबसे पहले क्या लिखना है दोस्तों, हम देखना है कि ये एक वचन है कि बहुवचन। मैं हमेशा बहुवचन में होता है, इसलिए हमें डू लगाना है, डू आई। अब नृत्य करता, नृत्य करना ही हमारा क्रिया है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो डू आई डांस, डांस मतलब क्या होता है, नृत्य करना। ठीक है, तो और प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को कर लेंगे और हर तरह के वाक्यों को हम बना लेंगे बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों टाइप 2, जिसके बारे में आप थोड़ा सा शंका किए थे कि सर जी नहीं बताएंगे, तो इसके बारे में भी हम ला दिए हैं। ठीक है, टाइप 2 है हमारा, टाइप 2 का रूल के बारे में हम बात करेंगे। टाइप 2 के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एक बार उस पर हम नज़र डालें, तो टाइप 2 के क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे, वह क्या करता है, यानी कि क्या, क्यों, कब, कैसे आ सकते हैं, लेकिन वो बीच में रहेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों टाइप 2 के स्ट्रक्चर यानी कि रूल के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। मीनिंग ऑफ क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखनी है। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब क्या होता है, कितने, कितनी। ठीक है, ये सब क्या होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड का अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है, कब, क्यों, कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले बनानी है। उसके बाद से डू या डज लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद से वर्ब, यानी कि डू या डज के बाद से हमें क्या लिखना है, कर्ता लिखना है, उसके बाद से क्रिया, उसके बाद कर्म, और कर्म लिखने के बाद से हमें प्रश्नवाचक चिन्ह करके छोड़ देना है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे सारे वाक्य बन जाएंगे। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर 2 वाक्य लिए हैं, इसको भी बना करके देखते हैं दोस्तों, कि ताकि आपको कोई भी डाउट न रहे। वह क्यों रोती है, वह क्यों रोती है। सबसे पहले इस वाक्य को बनाने से पहले हम देखेंगे कि इसमें जो है डब्ल्यू एच यानी कि क्वेश्चन वर्ड कौन है। क्वेश्चन वर्ड दोस्तों यहाँ पे देखिए, डब्ल्यू एच यानी कि वाई, वाई क्यों,
वह क्यों रोती है, क्यों है ना, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मीनिंग ऑफ क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी बनाओ। तो वाई क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो वाई बना दिया हमने सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई। उसके बाद से हमें डू या डज की लिखना है, डू या डज में से कोई एक लगाना है। तो सबसे पहले देख सकते हैं हम यहाँ पे कर्ता में क्या है, वह एक वचन है, तो डज लगा देंगे, वाई डज। उसके बाद रोती लड़की है ना, तो सी यानी करता है, तो सी माने वह, यह करता है, ठीक है, यानी सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद से क्या लिखना है दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी रोना का पहला फॉर्म क्या होगा, वीप, वीप, वाई डज सी वीप। अब यहाँ कंप्लीट हो गया दोस्तों, बस क्वेश्चन मार्क की कमी है, क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो वाक्य है बन चुका है और इसे कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा हमारा, आप कैसे श्याम को पीटते हैं, आप कैसे श्याम को पीटते हैं, ये कोई प्रश्न पूछ रहा है, इसका अगर अंग्रेजी बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी बनाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन वर्ड इसमें देखेंगे कैसा है, ठीक है ना, कैसे जो वाक्य है इसी से हमें प्रश्न पूछने की उत्पत्ति हो रही है। तो हाउ मतलब कैसा होता है, ठीक है, हाउ मतलब कैसे, ठीक है, तो हाउ लिख दिया हमने। उसके बाद डू या डज लगाना है, तो आप है यानी आप एक वचन नहीं है, बहुवचन है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डू लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से हमें सब्जेक्ट लिखना है, यानी सब्जेक्ट मतलब यू, आप सब्जेक्ट है, वाई डू यू। अब क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि पीटना का बीट होता है, बीट का फर्स्ट फॉर्म बीट ही होता है, ठीक है, वाई डू यू बीट, किसको, श्याम, ठीक है, श्याम, यही हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे दोस्तों। इस प्रकार से हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये भी हम दो टाइप में पढ़ लिए बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, बहुत सारी किताबें भी होती हैं जो इसको स्किप कर देती हैं, इसको समझाती नहीं, इसको बताते नहीं हैं, ठीक है, तो इसको भी मैंने इसमें चर्चा कर लिया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की, तो इसका हिंदी होता है दोस्तों प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। और ये जो सेंटेंस होता है दोस्तों, ये लास्ट सेंटेंस होता है, यही चारों सेंटेंसेस पढ़ने होते हैं, जो हमने 3 पढ़ा दिया, ये लास्ट चौथा है, ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो इसके बारे में हम दोस्तों सबसे पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहला हमारा ये जो स्टेटमेंट है, ये लिखा हुआ है कि ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछने के साथ साथ वाक्य या कथन को नकारने का भी बोध होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। दोस्तों इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं यानी कि जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और वाक्य को नकारा भी जाता है, यानी नहीं का भी प्रयोग किया जाता है और क्या, क्यों, कब, कैसे का भी प्रयोग किया जाता है ऐसे वाक्यों में, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसे वाक्य जितने भी प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ही कहलाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों टाइप फर्स्ट के बारे में हम जानते हैं। ये इंट्रोगेटिव जहाँ नाम आएगा वहाँ पे टाइप फर्स्ट टाइप सेकेंड दो तरह से प्रश्न पूछने का बोध होगा, और दो तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, नहीं तो कॉमन है, नहीं दोनों में रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले टाइप 1 के बारे में किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। इसमें दो तरह के वाक्य होते हैं। पहला वाक्य इसमें होता है वह क्या नहीं क्या वह नहीं जाती है, ठीक है, क्या मैं नहीं पढ़ती हूँ इत्यादि। इस तरह से इसमें प्रश्न आते हैं। इसको बनाने का नियम अलग होता है। टाइप सेकेंड, वह क्या नहीं करती है, इसका जो क्या है बीच में आ गया, मैं क्यों नहीं जाता हूँ, क्यों आ गया बीच में इत्यादि। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। ये हमारा टाइप सेकंड का है और इसको बनाने के लिए टाइप सेकंड रूल सेकंड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें दोनों हम समझाने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। सबसे पहले समझेंगे बनाने का नियम, ठीक है। टाइप 1 रूल, यानी कि ये जो क्वेश्चन थे, ये जो हमारे वाक्य थे, इन सब वाक्यों को, ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम इस रूल का प्रयोग करते हैं और ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस रूल को हमेशा याद रखिएगा। जितने भी रूल पढ़ाए हैं सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी को याद रखिएगा। सबसे पहले हमारा रूल है, जो रूल फर्स्ट है हमारा, डू या डज लगाना है, ठीक है। सबसे पहले डू या डज, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम ऐसा कर चुके हैं, बस नॉट लगाना ये नहीं किए हैं, ठीक है। तो इसमें नॉट लगाना होता है, ठीक है। डू या डज लगाने के बाद से हमें कर्ता लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है, प्लस में नॉट, उसके बाद से नॉट लिखना होता है। नॉट इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसमें नहीं है, ठीक है, इसके लिए हम नॉट लिखते हैं। उसके बाद से वर्ब, क्रिया लिखना है, क्रिया का प्रथम रूप लिखना होता है, प्लस में ऑब्जेक्ट कर्म लिखना होता है। उसके बाद से हमें क्वेश्चन मार्क लगा देने पर जो हमारा वाक्य होता है वो अंग्रेजी में अनुवाद ट्रांसलेट हो जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे और इसको बना करके देखेंगे दोस्तों कैसे होता है ये। देखिए दोस्तों, हमारा पहला एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल है, क्या मेरी माँ खाना नहीं पकाती है, ठीक है। ये हमारा कैसा वाक्य है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है, ठीक है। इसको बनाएंगे दोस्तों, सबसे पहले हमें डू या डज लिखना है। तो मेरी माँ एक ही है, तो डू या डज में से डज लगा देंगे। डज माई मदर यानी सब्जेक्ट लिखना है, तो माई मदर क्या है, इसमें सब्जेक्ट है। खाना बनाने का कार्य कौन कर रहा है, माई मदर, मेरी माँ कर रही है, ठीक है। बनाती है चाहे नहीं बनाती है, लेकिन बनाने का काम कौन कर रहा है, मेरी माँ, ठीक है, पकाती है, पकाने की बात हुई है। डज माई मदर, उसके बाद नॉट लिखना है दोस्तों, इसमें हम लिखे हैं इस थी रूल में भी, स्ट्रक्चर में भी, ठीक है।
तो नॉट, डज माई मदर नॉट कुक मीन्स होता है पकाना, ठीक है। कुक पहला फॉर्म लिखना है कुक फूड, डज माई मदर कुक फूड, डज माई मदर नॉट कुक फूड, क्योंकि वो नहीं बना रही है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्वेश्चन मार्क भी देना होता है, और ये क्वेश्चन मार्क दे देंगे तो ये जो इसका हिंदी होगा, क्या मेरी माँ खाना नहीं पकाती है, और इसका जो अंग्रेजी होगा डज माई मदर नॉट कुक फूड, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हम बना लेंगे किसी भी वाक्य को, और वह वाक्य सही ही होंगे। दूसरा हमारा, क्या वे लोग नहीं दौड़ते हैं, क्या वे लोग नहीं दौड़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, डू या डज में से क्या लिखना है, वे लोग बहुवचन है तो हमें डू लिखना है, डू दे वे लोग, यानी कि यही हमारे कर्ता हैं, ठीक है। उसके बाद से हमें क्या लिखना है, नॉट लिखना है, डू दे नॉट, और उसके बाद से क्रिया का पहला रूप, क्रिया क्या है, रन, और इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो इसलिए रन के बाद से हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है, डू दे नॉट रन, क्या वे लोग नहीं दौड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन होगा, हर तरह का क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा रूल सेकंड है। रूल सेकंड को हम सबसे पहले एक बार इस पे गौर करें। तो रूल सेकंड का प्रश्न जो है, बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आता है इत्यादि सारे बन सकते हैं वाक्य। तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे दोस्तों, ऐसे वाक्य भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बार थी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। 10th की परीक्षाओं में या 12th की परीक्षाओं में भी ऐसे ऐसे वाक्य आ जाते हैं ट्रांसलेशन के रूप में, ठीक है। ट्रांसलेशन में जो हमारा आता है 5 नंबर का, उसमें भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें अगर बात करें टाइप सेकंड के रूल के बारे में, तो मीनिंग ऑफ क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखनी होती है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, कब, क्यों, कैसे, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ मच, हाउ, ठीक है। ये सभी क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो ये क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले बनानी होती है इसमें। उसके बाद डू या डज का अंग्रेजी बनाना होता है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना होता है, ठीक है। डू या डज कब लगाना होता है, जब डू तभी लगेगा जब कर्ता क्या होगा, बहुवचन में होगा। एक वचन में होगा तो डज का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, उसके बाद से कर्म लिखना है, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम कुछ एग्जाम्पल भी लिए हैं, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं क्या ये सही होता है हमसे कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या हम लोग, पहला क्वेश्चन है, पहला एग्जाम्पल है हमारा, हम लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बनाने के लिए कहा है कि क्यों की अंग्रेजी बनाइए, क्योंकि यही हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो क्यों का अंग्रेजी होता है वाई, वाई। इसमें डू या डज में से क्या लगाएंगे, हम लोग बहुवचन है तो वाई डू, हम लोग का अंग्रेजी वी, वाई डू लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है तो वी, उसके बाद नॉट लिखना है तो नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, पढ़ना वर्ग वर्ब वर्ब है इसमें, तो पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है, रीड, वाई डू वी नॉट रीड, ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो इसमें हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। तो वाई डू वी नॉट रीड, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन का जो अनुवाद है इस तरह से बनता है, ठीक है। सीता कब नहीं सोती है, दूसरा हमारा सीता कब नहीं सोती है। तो सीता का अंग्रेजी क्या होगा दोस्तों, सीता की अंग्रेजी बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, कभी नहीं बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब है, ठीक है। कब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, एक प्रश्नवाचक शब्द है। तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे, कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन, व्हेन। सीता एक वचन है तो डज लगा देंगे, व्हेन डज सीता, सीता क्या है, नाउन है तो ये कैपिटल लेटर में ही रहेगा, स्मॉल लेटर नहीं होगा, ठीक है। व्हेन डज सीता नॉट स्लीप, स्लीप माने क्या होता है, सोना। अब दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप बहुत ही तेज़ी से सभी सेंटेंसों को बना लेंगे, ठीक है। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, सभी तरह के सेंटेंस को आप समझ गए होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने के लिए मैंने इतना आप लोगों के लिए मेहनत किया। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें सभी टेंसों के बारे में बताएंगे, उसके बाद पैसिव वॉइस, नरेशन, इंग्लिश के सभी ग्रामर की सभी चीज़ों को पढ़ाएंगे दोस्तों। क्लास के लिए कहेंगे, क्लास को भी पढ़ाएंगे हम, और मैथ सबके लिए चैनल बना हुआ है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो वीडियो को लाइक करना बनता है। कमेंट कीजिए, कहीं भी आपको डाउट होता है, कहीं भी गलती मिस्टेक हो जाती है बाय द वे, तो वहाँ पे कमेंट कीजिए, वहाँ पे क्षमा चाहते हैं हम भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं सबसे, तो अगर गलती हो रही है तो माफ़ कीजिएगा हमें, ठीक है। तो ये सभी आशा करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।